क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हम समझेंगे कि डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे मैट्रिसेस से सॉल्व होते हैं और इक्वेशंस कैसे बनती हैं, तो उसे हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो कि दो ब्रांचेस में करंट को डिटरमिन करना चाह रहा है। एक ब्रांच का नाम ए है और दूसरी ब्रांच का नाम बी है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसकी मदद से आपने ब्रांच ए और ब्रांच बी में करंट फाइंड आउट करना है। जो ब्रांच ए में करंट है उसको हमने एक्स बोल देना है और ब्रांच बी को हमने वाई बोल देना है। ठीक है, तो सिंपल आप जो गिवन इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व कर लें और हम क्रैमर रूल से करेंगे, बिकॉज क्रैमर रूल से आप इसे जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिसेस के हवाले से। तो पहली मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 1, 1, 2 और -1। ठीक है, और उसके बाद हम जो वेरिएबल है एक्स वाई इटसेल्फ वो लिख लेंगे और सामने जो हमारे पास कांस्टेंट है वो लिख लेते हैं 7 और 2। अब इन इक्वेशंस को हम नाम दे लेते हैं, इसको हम ए बोल देते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्रैमर रूल से ही इसे करेंगे। तो हमें पहले तीन चीजें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ए मैट्रिक्स को ही यहाँ पे डिटर्मिनेंट की सूरत में सॉल्व करेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस फार्मूले का 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 एंड -2 -3 आ जाएगा। इसके बाद हम ए एक्स को हमने डिटर्मिनेंट की सूरत में निकालना है। तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसकी जो पहला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा 7 2 के साथ और दूसरा कॉलम 1 - 1 एज इट इज रहेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 और माइनस फार्मूले का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा। अब हम ए वाई ले लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे आएगा कि डिटर्मिनेंट जो ये मैट्रिक्स ए है इसका जो दूसरा कॉलम है ये 7 2 से रिप्लेस होगा और पहले वाला कॉलम 1 और 2 एज इट इज रहेगा। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो डायगोनल एंट्रीज है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा हमारे पास आंसर 2, और फार्मूले का -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। 2 -14 -12 आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक्स और वाई निकालना चाहते हैं, तो एक्स का जो फार्मूला है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको -9 नजर आ रही है, तो वो -9 लिख लें। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट -3 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो ये आपके पास 3 आंसर आ जाएगा एक्स के लिए। और जो वाई है उसका फार्मूला क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की जो वैल्यू है वो -12 है और ए डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहले निकाला था -3। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12। तो इस तरह से दोनों ब्रांचेस की जो करंट की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी और आप लास्ट में इसको आंसर की शक्ल में लिख दें कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि वेक्टर्स दिए हुए तीन, ठीक है, फोर्सेस F1 F2 F3 ये वेक्टर्स ही हैं, तो उनकी वैल्यूज हैं। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कि जो यहाँ पे अननोन नंबर्स एक्स और वाई हैं। ठीक है, और इक्वेशन भी उसने खुद बता दी, F1 + F2 + F3। इस इक्वेशन की मदद से फोर्सेस आप पुट करेंगे जो वैल्यूज उन्होंने दी हैं और उसकी मदद से आप एक्स और वाई निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं ना, कि वो क्या है, F1 + F2 + F3। और ये किसके इक्वल उन्होंने बताया कि 0 के इक्वल है। अब मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लें, F1 की वैल्यू क्या है, 8 और x, और उसके बाद हम प्लस F2 की मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है, -2 और -7। और लास्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, y और -1।
और उसके बाद जो हमारे पास जीरो की वैल्यू है उसके लिए जो मैट्रिक्स है वो हम जीरो और जीरो पुट कर लेंगे। इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर लेना है, तो कर लेते हैं उसको ऐड। 8 -2 और +y, और नीचे क्या बनेगा, x -7, और लास्ट में क्या है, -1। ब्रैकेट क्लोज कर लें और सामने वैल्यू हमारे पास जीरो जीरो ही है। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम इसको मजीद मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 8 -2 हमारे पास कितना आएगा, 6। 6 + 5, और x के बाद -7 -1 -8 आ जाएगा, और सामने वाली जो वैल्यू है वो जीरो जीरो ही है। तो क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ये सामने आमने सामने वाली एंट्रीज भी बराबर होंगी, तो उसकी मदद से हम आंसर ले लेते हैं। 6 + y जो है वो जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि 6 पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, -6। अच्छा, अब नीचे वाली जो एंट्री है मैट्रिक्स की, x -8, उसको भी जीरो के अगेंस्ट पुट कर लेते हैं, और दिस इम्प्लाइज टू y जो है वो किसके इक्वल आएगा, बल्कि ये y नहीं है, x है, तो इसको जरा हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम x मेंशन कर देते हैं, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो नीचे फाइनल आंसर की शक्ल में आप इसको मेंशन कर दें कि x की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, जबकि y की वैल्यू हमारे पास -6 आएगी। तो ये दोनों ब्रांचेस में मौजूद करंट है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से वो सिलसिला स्टार्ट होता है जहां पे हमने खुद से इक्वेशंस बनानी है। आप यकीन माने ये काम बहुत आसान है। सिर्फ आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदलना है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और उसको आप इक्वेशन में बदलें। जिसको इक्वेशन बनानी आ गई तो ये वर्ड प्रॉब्लम उसके लिए हलवा है। तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो बीम्स हैं, ठीक है, ए और बी, जो कि कंबाइंड लोड को होल्ड कर रहे हैं 100 kN को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने दो हमें स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ दी, दूसरी क्या कहता है, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड थ्राइस टाइम्स द लोड ऑन बीम बी इक्वल्स 240 kN। ठीक है। मिसाल के तौर पे बीम ए को हम एक्स बोल दें और बीम बी को हम वाई बोल दें। ठीक है। तो क्या बनेगा, दोनों को अगर हम कंबाइंड लोड करें यानी कि ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो 100 kN हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + y जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है। और फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है, ट्वाइस द लोड ऑन बी में, क्योंकि ए को हमने x बोला हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ बी में यानी कि 2x आ जाएगा, एंड 3 टाइम्स, यानी कि ऐड इसमें करेंगे बीम बी का 3 टाइम्स, यानी कि बीम बी को y बोला हुआ तो वो 3y आ जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 240। तो ये 240 लिखते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई है, तो आप आसानी के साथ आप इसको मैट्रिसेस की शक्ल में, जो उसने कहा भी है कि मैट्रिसेस से आप उसको हल करें, तो क्रैमर रूल लगा देते हैं। तो चलें, क्रैमर रूल लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट लेते हैं 1, 1, 2 और 3। उसके बाद हम दूसरी मैट्रिक्स एक्स और वाई लेंगे, और सामने हम कांस्टेंट की वैल्यूज लिख लेंगे, 100 और 240। ऐसा ही है जी। अब यहाँ पर हमें तीन चीजें चाहिए ना जी, ए ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। उससे पहले हम जरा इक्वेशन भी जल्दी से इसको मेंशन कर दें कि इसे हम ए बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं, और इसको बी बोल देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आगे हमने, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालना है तो निकाल लेते हैं ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट तो सीधा सीधा 1, 1, 2, 3, जो आपको मैट्रिक्स दी हुई उसी का डिटर्मिनेंट लेना है। तो डायगोनल एंट्रीज 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस फार्मूले का, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 - 2 1 आ जाएगा। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 100 एंड 240 के साथ।
और उसके बाद जो दूसरा कॉलम इसका है एज इट इज रहेगा 1 और 3, तो 1 और 3 को एज इट इज लिख लें। अच्छा जी, अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आ जाएगा। और उसमें फार्मूले का माइनस, और 240 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। तो 300 में से 240 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 60। ऐसे ही है। अब ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, कि ए मैट्रिक्स की जो दूसरे वाला कॉलम है वो रिप्लेस करेंगे, 1 3 को 100 और 240 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। और जो पहले वाला कॉलम है 1 और 2, उसे एज इट इज रहने देते हैं, और उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए वाई आ जाएगा ना। तो 1 को 240 से मल्टीप्लाई किया, 240। और आगे फार्मूले का माइनस, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ जाएगा। तो 240 माइनस 240 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स के लिए फार्मूला लगा देते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। और यहाँ पर ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 60 है, और जो ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो 1 है। 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 60। ठीक है। और यहाँ पर जो y है उसका फार्मूला क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू 40, इसको भी 1 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40। अच्छा जी, अब एक्स हमने सपोज किया था, वापस चलते हैं। एक्स हमने सपोज किया था बीम ए के लिए, ठीक है। और वाई सपोज किया था बीम बी के लिए। तो हमने फाइंड आउट करना था कि बीम ए पर कितना लोड है और बीम बी पर कितना लोड है। तो क्योंकि एक्स के लिए हमने ए यूज किया है और बी के लिए हमने वाई यूज किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लोड ऑन बीम ए वो 60 किलो न्यूटन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, लोड ऑन बीम ए वो आएगा 60 किलो न्यूटन। ठीक है। और दोबारा से इसका जो यूनिट है वो हम देख लेते हैं, ताकि कंफर्मेशन में आ जाए, एग्जैक्टली किलो न्यूटन ही में है। और जो बीम बी का जो लोड है वो वाई से हमने उसको किया है। तो बीम बी के लिए जो लोड होगा वो 40 किलो न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, और स्टेटमेंट ही को हमने इक्वेशन में बदलना है। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। आप लोग गेम्स खेलते हैं और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी पोजीशंस को भी इसी तरह से जो कंप्यूटर है वो बाइनरी ऑपरेशन में कन्वर्ट करके तो चीज़ों को वो एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको फ्यूचर में ये चीज़ें काम दे सकती हैं। तो इन अ 2D गेम वर्ल्ड कहता है कि 2 डायमेंशनल गेम में, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हैं, ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन भी हो सकती हैं, 2 डायमेंशन भी हो सकती हैं। 2 डायमेंशन का मतलब है कि जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सेस है। ठीक है। अच्छा जी, और वो स्ट्रेट पैथ पे मूव कर रहे हैं कैरेक्टर्स, तो कहता है वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। ये पहली स्टेटमेंट है, वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सपोज कर लें कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको एक्स मान लें, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है उसको हम बोल देते हैं कि ये एक्स है। और जो हमारे पास वर्टिकल पोजीशन है उसको आप मान लें कि वो वाई है। ठीक है। तो फिर हमें इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन का 2 टाइम्स लेना है, तो ले लेते हैं जी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स। और वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि उसने उसके साथ कुछ नहीं बोला था, उस सिर्फ फाइव ले लेंगे, और ये इक्वल आ जाएगा 5 के। ये तो आपकी पहली इक्वेशन बड़े आराम से बन गई। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो आगे स्टेटमेंट से बनेगी, while the other moves along a line with their horizontal position, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो कैसे होगी, इज 1 more than their vertical position। अगर वर्टिकल पोजीशन में आप एक ऐड कर दो ना, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बराबर होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बराबर वर्टिकल पोजीशन जरूर है,
लेकिन वर्टिकल पोजीशन में आपने वन ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो इसको आप जरा अगर सीधा करके लिख लें तो आप y को इधर लेके आएंगे तो -y हो जाएगा, और आगे कांस्टेंट वन। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो इन्हीं की मदद से आगे हम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बड़ा इजी है अब हमारे लिए। अब वन और टू की मदद से हम यहाँ पे पहले मैट्रिसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रैमर रूल ही लगाना है हमने। यहाँ पे टू और वन ले लेंगे। इक्वेशन टू से क्या आएगा, वन और -1। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है हम वेरिएबल लिखते हैं एक्स और वाई, और सामने कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 5 और 1, ऐसे ही है ना जी। तो अब इसके बाद क्रैमर रूल लगाने के लिए हमें तीन डिटर्मिनेंट चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो उससे पहले हम जरा इसको नाम दे लेते हैं ए एक्स और बी। अच्छा जी, अब जरा ए डिटर्मिनेंट को जरा देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। ए मैट्रिक्स को एज इट इज 2 1 1 -1। टू को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस फार्मूले का, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा, तो हमारे पास -3 आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए मेरे ख्याल में अब तक, आपको बात समझ आ गई होगी। जो पहला कॉलम है वो कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे 5 और 1, और जो दूसरा कॉलम है वो एज इट इज लिख लेंगे 1 और -1। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, माइनस फार्मूले का, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, -5 और -1 -6 आ जाएगा। उसके बाद ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है आपने। तो ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 और 1 ए मैट्रिक्स का आप वैसे लिख लेंगे, और वाई का जो यानी कि दूसरा कॉलम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे 5 और 1 के साथ। अब इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, माइनस फार्मूले का, और उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5। 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मतलूबा एक्स और वाई निकाल सकते हैं। एक्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू -6 है और ए डिटर्मिनेंट -3 है। -6 को -3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वाई की वैल्यू है वो आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू जो है वो -3 आई हमारे पास, और ए डिटर्मिनेंट -3 है। सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगी, तो आंसर बाय 1 आ जाएगा। क्योंकि उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा था हमसे, तो यानी कि जो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो उसने कोऑर्डिनेट की सूरत में मांगी है, तो कोऑर्डिनेट की सूरत में आप इसको लिखते हैं, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले रीड कर लेते हैं कि कहता है कि 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वॉज, कि वो बंदा जो है अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। आफ्टर 6 years, 6 साल गुजरने के बाद, ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, वो 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा अपने बेटे के मुकाबले में। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की मदद से आपने ये निकालना है। तो बड़ा आसान है, इक्वेशन को बाद में हम लिखेंगे, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो एजेस हैं वो कैसे हम उसको लिख सकते हैं। सपोज पहले हम लिखते हैं कि एज ऑफ मैन, उसको आप सपोज कर लें कि वो एक्स है, और जो सन की एज है, एज ऑफ सन, वो आप मान लें कि वाई है। अब इक्वेशन की तरफ चलते हैं कि इक्वेशन कैसे बनानी है। जिस बंदे को इक्वेशन बनानी आ गई, मैट्रिसेस, उसके लिए मसला ही नहीं है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, पहली स्टेटमेंट देखें क्या है। 2 years ago, 2 साल पहले, वो 2 साल बेटे के लिए भी है और फादर के लिए भी है। तो 2 साल पहले है, तो इसलिए आप पहले उसमें ऐसे लिखें कि x - 2, ये तो हो गया फादर के लिए। ठीक है, और वो बराबर किसके होगा, एज ओल्ड एज सन, कितने टाइम्स, 5 times। तो यहाँ 5 times ऑफ सन्स एज, और सन जो है उसके लिए भी y - 2। समझ आ रही है बात।
एक्स तो एज है ना, जो हमने सपोज की 2 साल पहले है, तो 2 साल फादर के लिए भी होंगे और सन के लिए भी होंगे, तो इसलिए x-2 और y-2 उसके लिए आ गया। और उसके बाद उसने कहा ना कि जो फादर की जो एज है वो 5 टाइम्स ऑफ सन है, तो इसलिए 5 टाइम्स यहाँ पे लगाया है। तो इसको जरा पहले सॉल्व कर लें और इक्वेशन को सीधा करें जरा इसको। 5y-10, सिर्फ 5 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे x-2। अब यहाँ पे ये करेंगे कि वेरिएबल वाली वैल्यू साइड पे कर लेते हैं, x 5y इधर आके -5y हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो एक ही तरफ रहने दें, -10, और -2 इधर माइनस में है, दूसरी तरफ +2 में आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन आपके सामने बन रही है, x-5y इज इक्वल टू -8। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अब हम दूसरी स्टेटमेंट यूज करते हैं कि आफ्टर 6 इयर्स, जो कि दोनों के लिए 6 इयर्स होगा, फादर के लिए भी और सन के लिए भी। फादर एज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हम x + 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 सालों के बाद है तो ऐड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज है, तो सन के लिए हमने y लिखा हुआ था, और सन के लिए भी 6 साल बाद है। 6 साल तो दोनों के लिए होंगे ना, तो अब इसको आप जरा इवेल्युएट कर लें और इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख दें। तो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। और y इधर आ जाएगा, x-3y हो जाएगा, और इधर 18 है, तो 6 इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये -6। तो 18 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 12 आना चाहिए ना जी। तो ये 12 आ जाएगा, और x-3y, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप आसानी के साथ अपनी जो मैट्रिसेस हैं वो बना सकते हैं, है ना। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, एक्स और वाई वाली। तो अब यहाँ से हम फादर एज और सन एज आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिसेस बनाते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेते हैं, 1-5, और इक्वेशन 2 में क्या है, 1-3, और आगे वेरिएबल्स लिख देंगे एक्स और वाई, ऐसे ही है जी। और उसके बाद कांस्टेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 में कांस्टेंट कौन से, -8 और 12, तो ये लिख लिए। अब हमने क्रैमर्स रूल लगाना है और अपनी आंसर को ले आना है। तो यहाँ पर इसको नाम दे लेते हैं, ये इक्वेशन मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है, और ये मैट्रिक्स बी है। तो आप जानते हैं सब कि क्रैमर रूल के लिए हमें 3 डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स और ए वाई। तो ए डिटर्मिनेंट 1-5, 1-3, जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट ले लिया है, इस वाली का, ठीक है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का। नॉन डायगोनल एंट्रीज, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5, -5 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, 2। अब इसी तरह से ए एक्स निकाल लेते हैं, और ए एक्स कैसे निकलता होता है कि मैट्रिक्स ए का जो पहले वाला जो पोर्शन है, कॉलम है, रिप्लेस हो जाता है कांस्टेंट -8-12 के साथ। तो -8 और 12 पहले लिख लेते हैं, और दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा, -5, और साथ क्या आएगा जी, -3 आ जाएगा। अच्छा, ये -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है ना, तो क्योंकि ये माइनस का 60 है तो -60 फार्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 और 24 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 84 आ जाएगा। अब हमने ए वाई निकालना है, तो ए वाई निकालने के लिए ए मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम है वो रिप्लेस करेंगे, -8 और 12, और जो पहला कॉलम है 1 और 1 वो वैसे ही रहेगा। अब ये हम निकाल लेते हैं, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -8, और उस -8 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 बन जाएगा। 12 और 8 कितने बन जाएंगे, 20। तो अब हमारे पास तीनों डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं, तो इनकी मदद से हम अपना जो मतलूबा एक्स और वाई निकाल लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट
डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू 84 है, और इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 42। 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4, यानी कि जो वालिद की एज है वो 42 ईयर्स है। तो इसको हम बाद में आंसर में भी लिख देते हैं, अभी वाई निकाल लें। ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर ए वाई की वैल्यू 20 है जो अभी निकाली थी हमने। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो यानी कि सन की एज 10 है और फादर की एज 42 है, तो आंसर में इसको लिखते हैं एज ऑफ एज ऑफ फादर। वो अभी हमने कितनी निकाली है जी, 42 ईयर्स। ठीक है, तो इसका यूनिट भी लिख देना चाहिए। और जो सन की एज है, एज ऑफ सन, वो हमने 10 निकाली है। तो इस तरह से देखें कितनी आसानी से ये निकल आया है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टेटमेंट ये कहती है कि देर आर टू साइकिलिस्ट विच आर 44 किलोमीटर अपार्ट। के दो साइकिलिस्ट हैं और जो दोनों आपस में 44 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और एक ही वक्त में वो स्टार्ट करते हैं। अब आगे दो स्टेटमेंट्स हैं जिससे हमने अपनी इक्वेशंस बनानी है। इफ दे गो टू वर्ड्स वन अनदर, जब वो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, तो दे मीट इन 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे में मिलेंगे। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो अगर एक ही डायरेक्शन में जाएं, और जो फास्टर बंदा है, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर, जो फास्टर बंदा है वो स्लोअर को 7.5 घंटे में, 7.5 आवर्स में उसको कैच कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है। तो फिर हमें फाइंड ये करना है कि उनकी स्पीड क्या है। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हम सपोज कर लें कि देखें एक साइकिलिस्ट तेज स्पीड के साथ है, एक स्लो स्पीड के साथ है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि फास्टर स्पीड को हम बोल देते हैं एक्स, फास्टर स्पीड उसको बोल देते हैं एक्स, और जो स्लोअर स्पीड वाला साइकिलिस्ट है, ठीक है, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो वाई है। अच्छा, अब जरा यहाँ पर ना थोड़ा डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, फिर हमें ये स्टेटमेंट समझ आएगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मान लें ये एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, और ये दूसरा साइकिलिस्ट है, ठीक है। पहले केस में ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें दो चीजें मीट कर रही हैं, करीब आ रही हैं, तो उनकी स्पीड आपने हमेशा ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर डिस्टेंस को कवर करेंगी। और आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है वी क्रॉस टी, क्योंकि ये स्पीड का फार्मूले से निकला हुआ है ना, वी इज इक्वल टू डी ओवर टी, टी से। तो जहां से डिस्टेंस को अगर अलहदा करें तो वो वी क्रॉस टी आता है, इसी को लगा के तो हमने हल करना है। और सारा जो मसला है ना वो स्पीड का है, रिलेटिव स्पीड का। जिसको इसकी समझ आ गई उसको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो बात याद रखने वाली जो भी मैंने बताई कि जब साइकिलिस्ट एक दूसरे के करीब आएंगे तो तब वो क्या होंगी, उनकी स्पीड एड अप होंगी। सिंपल, आपने एक और भी मेथड याद रखना है कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना इस जो फासले को कम करने के लिए। दैट्स वाई इस सूरत हाल में हम स्पीड को एड अप करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन इसकी बन के हमारे पास आएगी वो ये आएगी, और हमने ये फार्मूला को सामने रख के ये बनाना है, देखें, ठीक है। पहले हम स्पीड का देख लेते हैं, इसको मैं जरा पहले इधर सीधा करके लिख लूँ कि स्पीड क्योंकि हमने पहले लिखनी है, वी क्रॉस टी इज इक्वल टू डी। अच्छा, स्पीड जो है पहले हमने ऐड अप करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। आगे टाइम चाहिए, तो टाइम की वैल्यू उसने खुद बताई हुई है, वो कितने हैं, पहली स्टेटमेंट में 2 घंटे है, 2 आवर। और डिस्टेंस कितना कवर करना है वो उसने शुरू में बताया हुआ, 44 किलोमीटर। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये देखेंगे 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो 44 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 22। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने दूसरी जो स्टेटमेंट है उससे हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो वो जरा देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा केस वो ये कहता है
कि अब दोनों साइकिलिस्ट एक दूसरे की तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो क्या था कि ये अपोजिट डायरेक्शन थी, है ना, ऐसे ही था ना, और आपस में मिल रहे थे। अब इसको भी डायग्राम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे यही साइकिलिस्ट हैं। ठीक है, और लेकिन अब इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही है, लेकिन एक जो साइकिलिस्ट है वो तेज है और दूसरा जरा स्लो है। पहले वाला जो साइकिलिस्ट है उसको हमने स्पीड उसकी एक्स फास्टर मानी हुई है, तभी तो वो दूसरे को कैचअप करेगा। ठीक है ना, और अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो कैचअप करेगा ना। तो अब जरा गौर, एक और बात। अब मान लें कि ये जो पहला साइकिलिस्ट है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना कम होगा? 2 किलोमीटर कम होगा ना जी। कि देखे ना कि दूसरा साइकिलिस्ट भी तो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है ना घंटे में। तो पहले वाले ने 12 किलोमीटर, तो पहले वाले ने यानी कि 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया, बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले और दूसरे वाले में कि स्पीड का फर्क है, और यही फर्क हमने माइनस की सूरत में लिखना है। तो जो इतना मैंने पापड़ बेला है, तो वो सिर्फ इसलिए बेला है कि आपको इक्वेशन बनाना आसान हो। तो आप जो दूसरी स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। कहता है कि इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन एंड फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर वन इन 7.5 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग देयर मैट्रिसेस। तो अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, जो कंडीशन है, उसमें स्पीड की जगह पे एक्स माइनस वाई ले लेंगे। ये भी थोड़ा सा आप ना याद रखें, जब लफ्ज आ जाए ओवरटेक का, जब लफ्ज आ जाए इन द सेम डायरेक्शन का, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने जो रिलेटिव स्पीड लेनी है वो माइनस में लेनी है। अच्छा, उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम यहाँ पे कितना है? 7 1/2। तो इसको जरा हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 7 2 14, 14 and 1 15, 15/2। तो यहाँ 15/2 ले लें। तो डिस्टेंस कितना है उनके दरमियान में? 44 ही है। तो अब जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 88 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 को हम इस तरफ लेके नहीं जाते कि वो फ्रैक्शन में आएगा और फिर वो थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में मुश्किल होगा। तो अपने लिए आसानी रखने के लिए 15 को अंदर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15x माइनस 15y। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक होगी बात। तो अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास तैयार हैं, बस ग्रामर रूल लगाएं और अपना आंसर निकाल लें। तो पहले तो हम मैट्रिसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इक्वेशन 1 और 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के साथ वाली वैल्यूज हैं, उनको ले लेते हैं। 1 1 15, और साथ क्या है? -15। और फिर उसके बाद क्या लेते होते हैं? अननोन नंबर एक्स और वाई। और उसके बाद हम कांस्टेंट वाली जो मैट्रिक्स बनाते हैं, 22 और 88। ठीक है, तो अब जब आपके पास मैट्रिसेस बन गई हैं तो यहाँ पर आप इनको नाम दे लें। ए, ये अननोन एक्स, और ये बी। ठीक है, तो अब क्रैमर रूल लगाने के लिए इस मैट्रिक्स ए के मदद से हम 3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो कि मैट्रिक्स ए से ही निकल आएगा। 1 1 15 और -15। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। -15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -15, माइनस आगे फार्मूले का, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15। तो -15 कितना आ जाएगा? -30। तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया है। अब इसके बाद आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ पर ए एक्स लिखकर उसके बाद आपको पता है मैट्रिक्स ए का जो है, आपने जो पहला कॉलम है ये वाला, इसको रिप्लेस कर देना है सामने वाली जो आपके पास कांस्टेंट है 22 और 88 से। और जो दूसरा कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, 1 और -15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जरा यहाँ कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज 22 मल्टीप्लाई बाय -15। तो -15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -330 आता है। तो यहाँ पहले लिख लें कि -330, आगे फार्मूले का माइनस, और 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आ जाएगा।
तो जल्दी से इन दोनों को भी हम हल कर लें। -330 को हमने -88 में हमने सॉल्व किया तो ये -418 आता है। तो यहाँ पे -418 मेंशन कर दें। अब उसके बाद हमने ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसके लिए जो दूसरा कॉलम है, आप उसको रिप्लेस करेंगे 1 - 15 को 22 और 88 से। ठीक है। और जो पहला कॉलम है वो आप एज इट इज लिख लेंगे 1 और 15। ठीक है। तो अब 88 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 88। ऐसे ही है जी। और 22 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 22 × 15। तो ये आता है 330 -330। तो जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो 88 -330, तो हमारे पास जो आंसर आपको सामने कैलकुलेटर पे नजर आ रहा है वो -242 है। -242। तो यहाँ पे अब हम स्पीड्स फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले जो फास्टर वन है उसकी स्पीड कैसे निकलेगी, एक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, -418। और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -30 है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर ही की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। -418 डिवाइडेड बाय -30। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आता है 13.93। 13.93। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो बाद में हम मेंशन करते हैं, पहले तो हम इसको इसका आंसर लिख लेना जी। तो जो y की स्पीड है उसके लिए फार्मूला क्रैमर रूल का आपको याद होना चाहिए, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट -242 था, डिवाइड करेंगे -30 के साथ। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ही में हम लिख लेते हैं -242। और नीचे जो है हमारे पास -30 है। तो आंसर हमारा क्या आएगा जी, 8.06 के बाद 6 है तो 8.07 आ जाएगा। 8.07। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर में आप लिख दें कि जो फास्टर स्पीड है, फास्टर स्पीड वो हमारी कितनी आई है। नंबर से भी आपको पता चल रहा होगा कि 13 बड़ा है, 13.93 km/h। ठीक है। और जो स्लोअर स्पीड है वो वाई थी। ठीक है। नंबर से भी जाहिर है कि 8 कम है तो स्लोअर ही होगा ना जी। 8.07 km/h। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक्सरसाइज 3.6 का जो लास्ट क्वेश्चन 9 है वो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। इसको जरा हम रीड कर लेते हैं, फिर इसकी हम स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली डिनोमिनेटर। इसको ध्यान में रखते हुए ये बात आपने आगे लेके चलनी है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में से 7 लेस कर दें, 7 लेस करते हैं, तो वो उसकी क्या बनेगा, न्यूमरेटर। ये इसकी पहली स्टेटमेंट है, यानी कि पहली इक्वेशन। दूसरी क्वेश्चन कहता है कि अगर न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर न्यूमरेटर को आप 3 बढ़ा दें तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन, तो नई फ्रैक्शन आप 3/4 के बराबर ले आएंगे। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स की मदद से जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है मैट्रिसेस से निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेना कि यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि लेट जो न्यूमरेटर है उसे हम एक्स मान लेते हैं, कि न्यूमरेटर हमारे पास एक्स है। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो वाई है। आगे वाली कहानी फिर बाद में चलाते हैं। अच्छा जी, आप जरा गौर करें कि पहली स्टेटमेंट क्या है, कि जो न्यूमरेटर हमारे पास एक्स है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में से अगर हम 7 निकाल दें, यानी डिनोमिनेटर वाई है ना जी, तो वाई में से 7 निकाल दें। ठीक है। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। तो उसके बाद आप इसको सीधा करके लिख लें, वाई इधर ले आए तो -5 हो जाएगा, और -7 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब इक्वेशन 2 के लिए दूसरी स्टेटमेंट, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, जो न्यूमरेटर एक्स है वो 3 बड़ा कर लें।
तो कर लेते हैं बड़ा, x+3। तो वो कहता है अगर 3 बड़ा कर दें तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी उसको हम कैंसिल करके, कैंसिल किसी चीज से करेंगे ना, तो कैंसिल किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, y। तो यहाँ आप y जो है, जो सपोज किया वो लिख लें। और वो जो कैंसिल डाउन होकर कितना आएगा, 3/4। इस बात को आपने गौर से समझना है, और रिपीट पे इसको आप सुन लीजिएगा अगर आपको अंडरस्टैंड ना हो। अच्छा, अब जरा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ताकि हम इसे लीनियर इक्वेशन की शक्ल में से इसे लेके आ सकें। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × x+3, और y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 3y आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x+12 आ जाएगा। तो हमें तो x और y एक तरफ चाहिए, ठीक है ना। तो 4x, 3y इधर आके -3y हो जाएगा, और जो 12 इधर पॉजिटिव है इधर आके -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी कैन राइट, जो मैट्रिसेस बनानी है हमने, ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप ये लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, ये समझने के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पर हम मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपको पता है कि जो सबसे पहले मैट्रिक्स बनती है वो एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट होती है उनसे बनती है। इक्वेशन 1 में 1 और -1 है, ऐसा ही है। और इक्वेशन 2 में 4 और -3 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद हम अननोन वैल्यूज वाली मैट्रिक्स बनाते हैं, वो आपको पता है वो एक्स और वाई है। और उसके बाद हम कांस्टेंट वाली लिखते होते हैं, ऐसे ही है। कांस्टेंट बताएं क्या क्या है, -7 और -12, ऐसे ही है। तो यहाँ पे -7 और -12। अब क्रैमर रूल लगाएं और अपना मसला सॉल्व कर लें। यहाँ पर मैट्रिक्स जो ए है, यानी कि इसके पहले नाम भी हम दे लेते हैं कि ये मैट्रिक्स मान लें हमारे पास ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और बल्कि इसको हम एक्स बोलते हैं। तो इसको एक्स बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसकी मदद से ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1, -1, 4, -3। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -3 को 1 के साथ, तो -3 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और इस -4 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जो पहले वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वाली वैल्यूज के साथ, -7 और -12 के साथ। और जो दूसरा कॉलम है एज इट इज रहेगा, -1 और -3। अब यहाँ पर -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21 आएगा, माइनस फार्मूले का। -1 को -12 से मल्टीप्लाई किया, 12। 21 में से 12 निकालें तो कितना आता है आंसर, 9। ऐसे ही है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ए वाई की वैल्यू रह गई है फाइंड आउट करने वाली, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और आपको पता है कि पहला कॉलम मैट्रिक्स ए का वैसे ही रहेगा, 1 और 4, ये वाला। और जो दूसरा कॉलम है वो -7 और -12 से रिप्लेस हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -28 आता है, तो इस -28 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आ जाएगा। 28 - 12, ये कैलकुलेटर से हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 - 12, तो ये हमारे पास 16 आंसर आता है इसका। तो यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। अब हमारे पास सीधी सीधी जो वैल्यूज हैं, जो न्यूमरेटर एक्स निकालना है वो निकाल लेते हैं फार्मूला लगा के। ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है, और 9 को ए डिटर्मिनेंट जो कि 1 है उससे डिवाइड करेंगे, आंसर एज इट इज 9 आएगा। और अगर हम y निकालना चाहते हैं तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यूज लिख दें आप। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 16 है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो आंसर इसका भी 16 ही आएगा क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है। तो अब मेरी बात सुने, उसने बोला कि फ्रैक्शन नहीं कौन सी होगी।
तो फ्रैक्शन एक्स ओवर वाई है ना, क्योंकि न्यूमरेटर एक्स है और वाई डिनोमिनेटर हमने सपोज किया था। तो जो डिजायर्ड आंसर है वो हमारे पास एक्स ओवर वाई की शक्ल में आएगा, जो कि 9/16 है। तो ये आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपको ये बातें समझ आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।